नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अर्थव्यवस्था के या फिर अर्थशास्त्र के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कुमार गौरव सर की समान अध्ययन किताब से है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को हर एग्जाम में देखा जाता है। चलिए तब शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था की, क्योंकि जो इंडियन इकोनॉमी है वो क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसे इन्हें कहा जाता है एडम स्मिथ, जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। द वेल्थ ऑफ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो द वेल्थ ऑफ नामक पुस्तक के लेखक भी एडम स्मिथ ही थे। नेक्स्ट, आर्थिक क्रियाओं के आधार पर तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं, यहाँ पे ध्यान रखिए, नहीं होने वाली है। तो देखो, बैंकिंग, व्यापार और संचार ये तीनों ही टर्शरी सेक्टर में आते हैं, लेकिन जो खनन और उत्खनन है ये प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक सेक्टर में आता है। अधिकतम लाभ अर्जन यानी मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट किस अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य होता है? तो ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति करना। ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन स्वयं करती हैं वे कहलाती हैं। तो जो एक अर्थव्यवस्था में स्वयं पे डिपेंड करती है तो उस व्यवस्था को बोलते हैं आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। तो जब कोई अर्थव्यवस्था अपनी सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करती है और किसी और अर्थव्यवस्था पर डिपेंड नहीं करती है तो उसको बोला जाता है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। तो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करने वाला क्षेत्र कौन सा होगा? वो होगा प्राथमिक क्षेत्र, जिसको कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर। किस अर्थव्यवस्था में निर्यात व आयात पर प्रतिबंध होता है? यानी कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे ना तो निर्यात किया जाता है ना तो आयात किया जाता है। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था, जहां पे ना तो निर्यात होता है ना तो आयात होता है, इसलिए तो कहते हैं क्लोज इकोनॉमी। क्या कहते हैं? क्लोज इकोनॉमी कहा जाता है। समुद्री पर्यावरण से संबंधित अर्थव्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो सब समुद्री है, पानी है, तो इसमें कौन सी अर्थव्यवस्था आएगी? ब्लू इकोनॉमी। मिश्रित अर्थव्यवस्था का श्रेय किस अर्थशास्त्री को दिया जाता है? तो ये है जॉन मेनार्ड की, जिन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की थी। किसने की थी? जॉन मेनार्ड किसने की थी? भारत में नवीन आर्थिक सुधार किस वर्ष प्रारंभ हुए? तो भारत में नवीन आर्थिक सुधार जो हुए थे वो 1991 को प्रारंभ हुए थे। निम्नलिखित में से किस आर्थिक प्रक्रिया के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, औद्योगिक संस्थान और इकाइयों को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया है? तो निजी क्षेत्र में किया गया तो वो निजीकरण ही होगा, तो ये हो जाएगा निजीकरण। नेक्स्ट बात करते हैं कि नई आर्थिक नीति के तहत महारत्न और नवरत्न और मिनीरत्न किसका वर्गीकरण है? तो ये हो जाता है पीएसयू। पीएसयू की कैटेगरी में ही महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न कंपनियों को डिवाइड किया जाता है। अप्रैल 2024 तक किन कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया? ये क्वेश्चन पुराना है क्योंकि अभी और कंपनियों को भी नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि सीडब्ल्यूसी को भी और एल्डा को भी मिल चुका है। एलपीक्यू प्रणाली का पूर्ण नाम क्या है? तो एलपी प्रणाली क्या होता है? एलपीक्यू, तो इसका हो जाता है एल फोर हो जाएगा लाइसेंसिंग, और पी फोर हो जाएगा परमिट, और क्यू फोर हो जाएगा क्योटा। तो एलपीजी का जो फुल फॉर्म है उसको बोलेंगे लाइसेंसिंग परमिट क्योटा। किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर वित्त वर्ष के दौरान उत्पादित समस्त वस्तुओं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य यानी कि फाइनल जो है मौद्रिक मूल्य यानी फाइनल मॉनेटरी वैल्यू किसको कहते हैं? तो ये तो डेफिनेशन भी हम लोग पढ़ते हैं, तो ये है जीडीपी, जिसको कहा जाता है अंतिम वस्तुओं का, तो ये है जीडीपी। राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान में आधार वर्ष है। जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो उस गणना करते समय कौन सा आधार वर्ष लेते हैं? तो वो लेते हैं 2011 और 12 का आधार वर्ष, जब भी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि बाजार कीमत पर यानी कि मार्केट प्राइस, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी। तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस, इनमें से कौन सा सही दिया गया है? तो देखते हैं। तो पहला क्या है? जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय, तो ये सही दिया गया है कुछ, क्योंकि जीएनपी बराबर क्या होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस विदेशों से प्राप्त निवल आय।
जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है यानी कि जीएनपी, इनमें जीएनपी में से मूल ह्रास को क्या बोलते हैं? डिप्रेशिएशन। तो जब जीएनपी से डिप्रेशिएशन घटा देते हैं तो क्या मिलता है? तो जब जीएनपी से डिप्रेशिएशन घटा देते हैं तो ये प्राप्त होता है एनएनपी, जिसको बोला जाता है एनएनपी। और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम कहा जाता है। यदि यहाँ पे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा तो इसको ही कहा जाएगा नेशनल इनकम। नेक्स्ट पढ़ते हैं, साइमन कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय मापने की कितनी विधियां हैं? तो इन्होंने कितनी विधियां बताई थी अपने प्रोसेस में, अपनी थ्योरी में? तो इन्होंने कहा था 3 विधियां हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको कहा जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे पीसी महालनोबिस, जो कि प्रथम सीएसओ थे। जब जब भी हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय में बात करते समय किन किन चीजों को शामिल किया जाता है? तो जब भी राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो मध्यवर्ती वस्तु को शामिल नहीं किया जाता है, ना ही कच्चे माल को, ना ही मशीनरी मूल्यों को, बल्कि अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्यों को कैलकुलेट किया जाता है राष्ट्रीय आय में। और अभी हम लोगों ने देखा था राष्ट्रीय आय क्या होती है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ही राष्ट्रीय आय होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हस्तांतरण भुगतान नहीं है, तो इनमें से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है? तो वो है वेतन, जो कि हस्तांतरण भुगतान नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? किसी परिबद्ध या बंद अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सा समीकरण सही है? तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पे ना तो एक्सपोर्ट होता है ना ही इंपोर्ट होता है। तो जब ना ही एक्सपोर्ट हो और ना ही इंपोर्ट हो तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? जीडीपी और जीएनपी दोनों ही इक्वल होते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था में जीडीपी इक्वल टू जीएनपी होता है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र होता है राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या, यानी कि नेशनल इनकम बटे कुल टोटल पॉपुलेशन जो है, इससे प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम को निकाला जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में आर्थिक नियोजन की दशा में प्रथम प्रयास किसने किया था? तो सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग की बात कौन की थी? तो वो थे एम विश्वेश्वरैया, जिन्होंने आर्थिक नियोजन की बात की थी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1951 को। जनवरी 1950 में सर्वोदय योजना का प्रतिपादन कौन किया था? तो सर्वोदय योजना का प्रतिपादन जयप्रकाश नारायण किए थे। भारत में आर्थिक विकास हेतु योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन ये कब आया था योजना आयोग? तो ये आया था, देखिए ये आया था आपका 15 मार्च 1950 को आया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको एनडी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी कहा जाता है, तो इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में की गई थी। कब की गई थी? 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त आर्थिक विकास की दर कितनी थी? तो कितनी रखी गई थी दर? तो ये 3.6 थी, जो कि प्राप्त की गई थी ये दर। योजना अवकाश यानी कि प्लान हॉलिडे की समय अवधि क्या थी? तो तीसरी 5 ईयर्स के बाद, तीसरी 5 ईयर प्लान के बाद, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का प्लान हॉलिडे था, जो कि 1966 से 1969 तक था। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्तमान में कौन है? तो ये है बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो बताइए किस वर्ष नीति आयोग का गठन किया गया था? तो ये किया गया था जनवरी 2015 में। जब योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया तो नीति आयोग अस्तित्व में आता है। तीव्र सतत व ज्यादा समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो ये था 12वीं का। यदि यहाँ पे हाँ जो सतत हटा देते तो तीव्र और ज्यादा समावेशी विकास होता, तो वो 11वीं पंचवर्षीय का हो जाता। तो ये क्या है? तीव्र सतत ज्यादा समावेशी विकास 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। डीटी लकड़वाला आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1993 में 1993 में पब्लिश की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में गरीबी के क्या कारण है? तो भारत में गरीबी के कारण क्या है?
तो राष्ट्रीय आय का निम्न स्तर भी है, बढ़ती जनसंख्या भी है, बेरोजगारी यानी कि सारे ही क्या है भारत में गरीबी के कारण कहलाते हैं। लॉरेंज कर्व एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व होता है, ये पूछा भी जाता है अक्सर। तो ये किसको प्रदर्शित करता है लॉरेंज कर्व? तो ये कर्व प्रदर्शित करता है आय वितरण व जनसंख्या के बीच विषमता को लॉरेंज कर्व प्रदर्शित करता है। बेरोजगारी दर से तात्पर्य क्या है? तो बेरोजगारी दर क्या होती है? तो इसका मतलब होता है बेरोजगारों की संख्या बटे श्रम बल मल्टीप्लाई 100। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी। डी हो जाएगा बेरोजगारों की संख्या बटे श्रम बल मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट बात करते हैं, सुरेश तेंदुलकर की विधि के अनुसार समस्त भारत में निर्धनता का अनुपात रहा है, तो कितना रहा है? इसका हो जाएगा 21.9%। हेड काउंट रेशियो जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध किस गरीबी से है? तो ये है निरपेक्ष गरीबी। एक होती है एब्सोल्यूट गरीबी, एक होती है रिलेटिव। तो ये रिलेटिव पावर्टी से रिलेटेड है क्या? हेड काउंट रेशियो। किस समिति के द्वारा गरीबी गणना का आधार संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि यानी कि MMRP को आधार माना गया? तो ये था सी रंगराजन की समिति। नेक्स्ट पढ़ते हैं, गरीबी की गणना हेतु कैलोरी मापन का आधार किसने दिया था? तो सबसे पहले कैलोरी मापन की बात की थी रंथ व डांडेकर ने। सी रंगराजन समिति के द्वारा प्रतिपादित कितने रुपए उपभोग खर्च पर करने वाला ग्रामीण व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा? तो यदि वो इंसान 47 रुपए खर्च कर रहा है प्रतिदिन तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। किसके अनुसार? सी रंगराजन समिति के अनुसार। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वालों व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाती है सामान्य स्थिति बेरोजगारी। जो व्यक्ति वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहते हैं उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है। कौन सी? सामान्य स्थिति बेरोजगारी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जिसको IIP कहा जाता है, इसका प्रकाशन कौन करता है? बताइए कौन करता है? ये करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। किसका प्रतिपादन करता है? तो ये करता है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP का राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रथम जो औद्योगिक नीति थी वो 1948 में आई थी। भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन क्या था? तो ये था IDBI। IDBI भारत में औद्योगिक वित्त का शिखर संगठन कहलाता है। लघु उद्योग विकास बैंक CDB की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के द्वारा की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे? तो जो CDB है उसका मुख्यालय कहाँ पे? CDB का मुख्यालय लखनऊ में है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद या धारा के तहत बजट को वार्षिक वित्तीय ब्यौरा के नाम से कहा जाता है? यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है किस आर्टिकल में कहा गया है, फिर धारा में कहा गया? तो ये है आर्टिकल 112 जिसमें बजट को वार्षिक वित्तीय ब्यौरा के नाम से कहा जाता है। भारतीय बजट के हेतु वित्तीय वर्ष की शुरुआत किस साल से मानी जाती है या किस दिन से मानी जाती है? तो वो कहा जाता है 1 अप्रैल से। भारत में सर्वप्रथम बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो भारत में सर्वप्रथम बजट 1860 में किया गया था। आजादी के बाद भारत का प्रथम बजट किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया था? तो वो थे आर षणमुखम सेट्टी जिन्होंने भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। राजस्व घाटे का अर्थ क्या होता है? तो रेवेन्यू डेफिसिट जिसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है जब राजस्व व्यय ज्यादा होता है और प्राप्तियां कम होती हैं। तो यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसिप्ट, तो इसको कहा जाता है राजस्व घाटा। प्राथमिक घाटे का सही सूत्र क्या होता है? तो प्राथमिक घाटा क्या होता है? तो प्राथमिक घाटा में क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो यानी कि सी हो जाएगा, प्राथमिक घाटा इक्वल टू राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि ब्याज भुगतान। भारत के लिए सबसे पहले बजट प्रस्तुत किसने किया था? तो भारत के लिए सबसे पहले जो बजट है वो प्रस्तुत किए थे, ये किए थे आपके जेम्स विल्सन जिन्होंने भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। भारत के लिए सर्वाधिक बजट किसने प्रस्तुत किए? तो वो है मोरारजी देसाई। और महिलाओं की बात करें तो वो है निर्मला सीतारमन। भारत में वस्तु व सेवा कर कब से लागू किया गया?
तो ये फ्रांस का मॉडल है और भारत में इसको लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। बाह्य कर जिसका करापात व कराघात दोनों एक ही व्यक्ति पे होता है तो वो प्रत्यक्ष कर होता है, जिसपे कराघात भी उसी व्यक्ति पे होता है, उसी व्यक्ति को देना पड़ता है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी न्योगी थे। 15वें वित्त आयोग ने निवल प्राप्तियों को कितना प्रतिशत राज्यों के बीच हस्तांतरित करने का सुझाव दिया? तो वो था 41%। 16वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 31 दिसंबर 2023 को। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वित्त आयोग का अक्सर काल 5 वर्ष का ही था, तो चाहे वो पहला वित्त आयोग है चाहे वो 16वां, तो सारे वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। ये मिलाना है तो प्रथम वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग और 12वां वित्त आयोग। तो जो प्रथम वित्त आयोग है इसके कौन हो गए? इसके केसी नियोगी हैं। 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया हैं। 15वें वित्त आयोग के बताइए कौन होगा? 15वें वित्त आयोग के एन के सिंह है और 12वें वित्त आयोग के सी रंगराजन है। इस प्रकार से ऑप्शन हो जाएगा बी। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। मुद्रा के लिए अपना कोई भी कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? तो मुद्रा में यदि स्वीकारता है तो सबसे इम्पोर्टेंट एक्सेप्टेंस है मुद्रा के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट गुण कहलाता है। मुद्रा का सही अर्थ क्या होता है? तो मुद्रा का सही अर्थ वो होता है एक ऐसी वस्तु जिसे सर्वग्राह्यता व कानूनी मान्यता प्राप्त हो। यदि कोई मुद्रा को कानूनी मान्यता प्राप्त है तो उसको मुद्रा कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों में सबसे कम तरल माप कौन सा है? तो सबसे कम तरल माप किसे कहेंगे? तो ये M4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? M4। 1 रुपए के नोट पे किसके हस्ताक्षर देखने को मिलते हैं? तो ये होते हैं वित्त सचिव, जिसके 1 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर देखे जाते हैं। 10 रुपए के नोट पे किसकी आकृति छपी होती है? 10 रुपए के नोट पे कोणार्क के सूर्य मंदिर की। खुले बाजार की क्रियाएं केंद्रीय बैंक की किस नीति का भाग होती हैं? तो जो खुले बाजार की क्रियाएं होती हैं वो केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति का होती हैं। तो जो एक होती है मौद्रिक नीति आरबीआई के द्वारा होती है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को वर्तमान में किस बैंक के रूप में जाना जाता है? तो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ये एसबीआई ही था, पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 1980 में सरकार के द्वारा कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो जब दोबारा राष्ट्रीयकरण हुआ था तो वो 6 बैंकों का किया गया था। वर्तमान में केंद्रीय बैंक के गवर्नर कौन है? तो इसमें शक्तिकांत दास दिया गया है, लेकिन अब चेंज हो चुके हैं। भारत के केंद्रीय बैंक के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो भारत को अपना केंद्रीय बैंक 1935 में मिला था। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह देश की मुद्रा का निर्गमन करता है और यह सरकार के बैंक के रूप में कार्य करता है। तो चारों ही जो है केंद्रीय बैंक के फंक्शन है। साख नियंत्रण हेतु मात्रात्मक उपाय नहीं है। यहाँ पे कहा गया कौन सा मात्रात्मक उपाय नहीं है? बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, नकद रिजर्व अनुपात व वैधानिक तरल अनुपात। तो जो बैंक रेट है, ओपन मार्केट है या फिर सीएलआर या फिर एसएलआर, ये सारे क्या है? ये मात्रात्मक उपाय हैं। लेकिन जो साख की राशनिंग होती है ये क्या है? गुणात्मक या क्वालिटेटिव मेजर्स से साख नियंत्रण करने के लिए। कौन सा बैंक भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा है? तो ये हो जाएगा आरबीआई, जो कि केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में की गई थी। रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय कहाँ पे? तो ये है मुंबई, जहाँ पे रिजर्व बैंक का प्रधान कार्यालय है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको बोलते हैं सीपीआई, ये कौन जारी करता है? तो सीपीआई को जारी करने वाला है एनएसओ। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2011-12 को रखा गया है। मांग प्रेरित स्फीति का कारण क्या है? तो
ऑप्शन में क्या है, लोगों की आय में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि और जनसंख्या में वृद्धि। तो जब भी मांग में वृद्धि होती है, तो जब भी ये तीनों ऑप्शन होते हैं, यानी कि लोगों की आय में वृद्धि हो जाए या फिर सरकारी व्यय में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, तो इससे क्या है, इससे जो इन्फ्लेशन होगी वो मांग प्रेरित इन्फ्लेशन कहलाती है। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑल द अबव। भारत के किस सूचकांक को मुद्रास्फीति का आधिकारिक माप माना गया है? तो मुद्रास्फीति का आधिकारिक माप सीपीआई को माना गया है। एक निश्चित समयावधि में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की उच्च दर, मतलब मुद्रास्फीति भी और बेरोजगारी की उच्च दर भी है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? जनरली क्या होता है, जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो बेरोजगारी कम होती है, जो कि फिलिप कर्व कहता है। लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन की बात की जा रही है यहाँ पे, जहाँ पे मुद्रास्फीति भी बढ़ रही है और आपका बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो फिलिप कर्व है वो फेल हो जाता है। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? ये है स्टैगफ्लेशन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1875 में हुई थी। एनएसई का फुल फॉर्म क्या है? एनएसई का फुल फॉर्म है नेशनल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई का फुल फॉर्म है। भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड, जो कि सेबीआई कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है माधवी पुरी बुच। मुद्रा बाजार के उपकरण कौन कौन से हैं? तो मुद्रा बाजार के उपकरण क्या कौन कौन से देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा प्रोमिसरी नोट, ये मुद्रा बाजार के उपकरण कहलाते हैं। बुल एंड बियर शब्दावली, बुल एंड बियर शब्दावली किससे संबंधित है? तो ये है स्टॉक मार्केट से संबंधित है बुल एंड बियर शब्दावली। भारत के निर्यात और आयात क्षेत्र में वित्त पोषण का प्रबंधन कौन करता है? तो ये करते हैं आपके भारत की निर्यात और आयात बैंक इसको नियत करते हैं। भारत के आयात निर्यात क्षेत्र में वित्त पोषण का प्रबंधन कौन करता है? तो ये करता है भारतीय निर्यात आयात बैंक, इसको एल्जियम बैंक भी बोलते हैं। और ये कब आया था? तो 1982 में आया था। और ये क्या करते हैं, ये आयात क्षेत्र में वित्त पोषण का प्रबंधन किया करते हैं। कौन सा खाता वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में अंतर अदायगी का विवरण है? तो ये हो जाएगा चालू खाता। निम्नलिखित में से किसी देश का जो भुगतान होता है, जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, किसका व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है? तो इसमें क्या होता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है, जनरली समान रूप से किसी एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश के समस्त आयात व निर्यात तथा लेन देन, मतलब टोटल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट और लेन देन जो होता है, उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। विदेशी संस्थागत निवेश, जिसको एफआईआई कहते हैं, इनमें से इसकी कौन सी विशेषता नहीं है, नहीं बताना है? तो इसकी प्रकृति अल्पकालिक होती है, शॉर्ट टर्म होते हैं, इसका निवेशक कंपनी के साथ सीधा संबंध होता है, ये भी सही है। इस पर सीबीआई का नियंत्रण होता है, लेकिन ये जो शीघ्र पलायन करने वाला निवेश नहीं होता है, सी गलत हो जाएगा। भारत की नवीन विदेश व्यापार नीति, जिसको एफटीपी वह कहते हैं, 2023 किस स्तंभ पे आधारित थी? तो इसका बताइए क्या होगा। तो छूट के लिए प्रोत्साहन, व्यापार करने में आसानी, लेन देन लागत में कमी, सहयोग के माध्यम से निर्यातक राज्य जिलों को प्रोत्साहन। तो ये सारा ही ऑप्शन हो जाएगा एफटीपी 2023 के बारे में। भारत की नवीन विदेश व्यापार नीति एफटीपी 2023 कब लागू हुई थी? तो ये अप्रैल 2023 में लागू हुई थी। फेमा जो है वो किस वर्ष लागू हुआ था? तो फेमा 2000 में आया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भुगतान संतुलन की वह अवस्था जिसमें मुद्रा का बहिर्प्रवाह व अंतर प्रवाह से कम होता है, यानी कि बहिर्प्रवाह ज्यादा होता है और अंतर प्रवाह कम होता है, इसे क्या कहते हैं? तो ये अनुकूल होता है, अनुकूल भुगतान संतुलन कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भुगतान संतुलन के खाते के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो तो इसमें देखिए, दृश्य खाते में आयात निर्यात दोनों को शामिल करते हैं, ठीक है। अदृश्य खाते में क्या होता है, आय व सेवाएं को शामिल किया जाता है, ये भी सही है। पूंजीगत खाते में निवेश, उधार व प्रवासी को शामिल किया जाता है, तो इसका जो हो जाएगा तीनों ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, एफडीआई व एफआईआई को परिभाषित करने के लिए किस समिति का गठन हुआ था? तो ये हुआ था मायाराम कमेटी का, एफडीआई और एफआईआई को डिफाइन करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है आईएमएफ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए में है जो कि।
विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है अजय पाल सिंह बंगा। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो ये है 166। कितने? 166। एशियाई विकास बैंक जो कि एडीबी कहलाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1966 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसको ओपेक कहा जाता है, इसमें कुल कितने सदस्य शामिल हैं? तो इसमें 12 सदस्य शामिल हैं। दक्षिण या जो सार्क है इसका संगठन कहाँ पे स्थित है? तो जो सार्क है इसका संगठन काठमांडू पे है। वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता भारत ने किसको सौंपी थी? तो ये ब्राजील को सौंपी थी। 2024 में G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन था? तो ये इटली था। नेक्स्ट बात करते हैं टैरिफ और व्यापार पर समझौता गैट के स्थान पर डब्ल्यूटीओ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1995 में की गई थी। मानव विकास रिपोर्ट यानी कि एसडीआर कौन पब्लिश करता है? तो एसडीआर कौन पब्लिश कर ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। मानव विकास सूचकांक की गणना करते हुए कौन सा संकेतक यूज नहीं किया जाता? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, तीनों यूज किए जाते हैं लेकिन सामाजिक असमानता नहीं यूज किया जाता। बाकी ये क्वेश्चन एसडीआई के 2023-24 के हैं जो कि करंट अफेयर का पार्ट नहीं है। ये पुराने क्वेश्चन ये नहीं पूछे जाएंगे। तो हम अपना लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में सारे ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कवर किए गए हैं। धन्यवाद।